जिंदगी का एक ऐसा सत्य है जिससे हमें कभी ना कभी रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसे झुठलाते रहते हैं। कभी भी उसके बारे में गहराई से नहीं सोचते। और पता है, आधी बार तो हम ये कह देते हैं कि जब होगा, जब देखा जाएगा। असल में बात तो यही सोचनी चाहिए कि जब होगा, जब देखा जाएगा। पहले से ही चिंतित हो उठते हैं। लेकिन आपने देखा है कि किसी के प्राण तो बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन किसी के प्राणों को निकलने में बहुत समय लगता है। वो बहुत तड़पता है। उसकी तड़पन को जब देखते हैं ना, तो अंदर लगता है कि इसको कितना दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। उसे देखकर लगता है कि हे मालिक, इससे बढ़िया तो तुम इसे अपने पास बुला लो। निकलता है ना मुंह से। कई बार किसी इंसान को हम तड़पता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि प्रभु, इससे बढ़िया तो आप इसको अपने पास बुला लो। तो ये चीजें हमें कैसे मिलती हैं? हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा। क्योंकि जहां हमें तड़पन नहीं मिलती, जहां हमारे प्राण कुछ क्षणों में हमारे शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, और कहां हमें महीनों तक तड़पना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें कर्मों के हिसाब से मिलती हैं। अब दोस्तों देखो, मरने के बाद ही पता चलता है कि मरने के बाद क्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरकर जीवित हुए हैं, और उन्होंने मरकर जीवित होने के बाद बताया है कि मरने के बाद क्या होता है। केवल उनकी कही हुई बातों पर ही आधारित बातें की जाती हैं, और उनकी ही बातों को हम सत्य मानते हैं कि भाई वो मरकर जीवित हुए थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जहां डॉक्टरों ने ये लिखकर कह दिया था कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, और वो व्यक्ति दोबारा लौटकर इस दुनिया में आ जाता है। तो हुआ ना, ये एक अटल सत्य है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को मजाक में लेते हैं, कर्म को मजाक में लेते हैं। हम अपने बोए हुए बीज को, मतलब कि जो हमने बोया है, हम अब आप सोच में पड़ जाते होंगे कि बोए हुए बीज क्या होते हैं। पता है बोए हुए बीज क्या होते हैं? कि आप किसी के घर गए और वहां पर बहुत अच्छा उनका घर का माहौल चल रहा था, और आप छोटी सी चिंगारी लगाकर वहां पर आ जाते हो, और उसके बाद जो भीषण उनके घर में लड़ाई होती है, ये भी एक बोया हुआ बीज है। एक बीज क्या होता है कि आपसे एक आपका बेटा उत्पन्न हुआ, जो आपने अपनी पत्नी के साथ समाज में पानी ग्रहण किया। उसके बाद आपने एक संतान को जन्मा, और जन्म देने के बाद उस संतान को आपने अपने हिसाब से चलाया। देखो भाई, बच्चे कोरा कागज होते हैं, लेकिन माँ बाप उन्हें शिक्षा देते हैं। अगर माँ बाप की शिक्षा देने के बाद भी हमारा बच्चा सही नहीं चल रहा है, फिर वो विधि का विधान है। लेकिन अगर पिता ही शराब का सेवन कर रहा है, और बेटा रोज उसे देख रहा है कि हमारा पिता शराब पी रहा है, अब सामने वो बेटा रोज देखेगा, तो वो भी तो सोचेगा कि ये क्या चीज है, मुझे चखनी चाहिए, और वो उससे पीना भी शुरू कर देता है। कुछ घर मैंने अपनी आंखों से ऐसे बिगड़ते हुए देखे हैं, जहां पर दादा शराब पिया करता, बेटा शराब पिया करता, और उस बेटे का भी बेटा शराब पिया करता। थी ना, 3 पीढ़ियां खराब हो गई एक व्यक्ति की वजह से। ये होते हैं हमारे बोए हुए बीज। जब आपने जमीन के अंदर बीज ही खराब डाला है, तो फिर आप कैसे एक अच्छी पैदावार की इच्छा कर सकते हो? बहुत सारे रहस्य हैं धरती पर, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में इतने रहस्य हैं जिन्हें हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं, जिन्हें उजागर नहीं कर सकते। आज की स्टोरी आप लोगों के सामने एकदम धमाकेदार लेकर आए हैं, जहां पर एक लड़की मरकर जिंदा होती है, और जिंदा होने के बाद वो सच्चाई बताती है कि क्या होता है असली नरक, और क्या होता है असली स्वर्ग। तो दोस्तों चलिए एक नई स्टोरी पर हमारे साथ स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत तो मुंबई से होती है, लेकिन हम इस कहानी को शुरू से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जब शुरू से शुरू कर कर बताएंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। कहानी की शुरुआत होती है बिहार का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मनोज यादव होता है। 2013 से पहले की बात होती है। मनोज अपने गांव में पढ़ाई कर रहा था, 12वीं की पढ़ाई करता है। जिंदगी बेहतर चलती है, जिंदगी को चला रहा था। माँ बाप का एक लौता बेटा होता है, गांव में कोई और रिश्तेदारी नहीं होती, जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। अब यहाँ पर जो मनोज तिवारी होता है, इसके घर पर एक शादी का कार्ड आता है। शादी का कार्ड इतनी दूर होता है कि मनोज तिवारी के परिवार को एक गाड़ी बुक करनी पड़ती है। ना ही तो इतनी गरीबी थी और ना ही इतनी अमीरी थी, बीच के मिडिल क्लास थे।
पता है, मिडिल क्लास को हमेशा धोखा ही मिलता है, कभी भी कहीं से कुछ भी मिडिल क्लास को नहीं मिला है, सरकार ने भी कुछ भी नहीं दिया है। इस पर फिर बात करेंगे। अब यहाँ पर ऐसी जिंदगी थी तो पूरा परिवार एक साथ उस शादी में जाता है, यानी कि मनोज तिवारी और इसके माँ बाप ये शादी कर कर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इनका इतना भीषण एक्सीडेंट होता है जहां पर मनोज तिवारी उस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन माँ बाप और जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, जो गाड़ी इन लोगों ने बुक की थी, 3 लोग उसमें बिल्कुल इस दुनिया से चले जाते हैं। मनोज तिवारी का बहुत दिन इलाज चलता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। 12वीं क्लास उसकी हो चुकी थी, आगे की पढ़ाई की तैयारी थी और वो भावुक हो जाता है, रोने लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों चले गए, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता, उसके आगे की 1-2 साल की पढ़ाई वो और करता है। अब सोचता है कि मुझे तो कमाना पड़ेगा, मेरे लिए तो कोई ऐसा भी नहीं है कि बेटा तू ये पहन ये कर, अब तो जिंदगी अकेले ही जीनी पड़ेगी। अब उसके कुछ दोस्त मुंबई में काम करते हैं, वो कहते हैं कि मनोज क्या तू हमारे साथ नहीं चल सकता, तू जब भी यहाँ पर अकेला रहता है तुझे माँ बाप की याद सताती है। और सन 2013 में जो मनोज होता है वो अपने दोस्तों के साथ कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी को बेचता है और बेचने के बाद उन पैसों को साथ लेकर ये मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई मीना रोड किनारे मतलब कहीं पर ये मतलब जो मीना रोड है वहां पर एक कमरा पीजी होती है, उसमें एक कमरा ले लेता है। अब वहां पर भी इसके दोस्त बन जाते हैं। जब बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं तो वो अपनी जान पहचान से इसको एक कॉल सेंटर में नौकरी लगा देते हैं। मनोज एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगता है। जिंदगी जो बद से बदतर लग रही थी, अब वो जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। उस जिंदगी में शायद थोड़ी सी जान कहीं ना कहीं आ चुकी थी। अब मैं आपको जिंदगी में जान आने की भी बात बता दूं, जो मनोज तिवारी होता है वो करीबन 1 साल कॉल सेंटर में नौकरी करने के बाद अब खर्चा तो उसका कुछ होता नहीं है, केवल पीजी का खर्चा और वहां पर खाने पीने का खर्चा। जो प्रॉपर्टी बेची उसका पैसा भी उसके पास होता है, बैंक में होता है। समझदार लड़का था, अब बहुत अच्छे इसके दिन आने वाले थे। उसी कॉल सेंटर में एक प्रियंका नाम की लड़की काम करती है, जिससे इसकी पहले दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार उमड़ने लगता है, दोनों बातें करने लगते हैं। मनोज तिवारी ने अपनी जिंदगी का कोई भी रहस्य छुपा नहीं रखा था। मनोज तिवारी ने कहा था कि बैंक बैलेंस भले ही मेरे पास करीबन 10-1 लाख रुपया है, लेकिन मेरे गांव में केवल मेरा एक घर है जिसको मैं ताला मार कर आया हूं, और जो मेरी खानदानी जमीन थी उसे बेचकर मैं यहाँ पर आया हूं। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ही मुझसे शादी करना, वरना बिल्कुल तुम पर कोई भी दबाव नहीं है। यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो मनोज तिवारी को बहुत पसंद कर लेती है, क्योंकि मनोज तिवारी खूबसूरत और एक समझदार और बहुत अच्छा लड़का होता है। यहाँ पर प्रियंका भी इतने ज्यादा अमीर घर से नहीं होती है, क्योंकि वो भी कॉल सेंटर में नौकरी कर कर अपना गुजारा कर रही थी। अब यहाँ पर प्रियंका अपने माँ बाप को बताती है और माँ बाप से कहती है कि मुझे एक लड़का मिला है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं उस लड़के से शादी कर सकती हूँ। पिताजी आप 100 बार देखना, जब एक बार हामी भरना, अगर आपको पसंद आएगा तभी मैं उस लड़के से शादी करूंगी। यहाँ पर मनोज तिवारी को प्रियंका के पिता से मिलाया जाता है। पहली बार में ही मनोज तिवारी प्रियंका के पिता के पैर छूते हैं और कहते हैं कि अंकल जी, आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा, लेकिन खुले मन से बता रहा हूँ, ये कॉल सेंटर की नौकरी मेरे पास है, दूसरा घर मेरे पास है गाँव में। यहाँ पर मेरे पास ना ही तो कोई जमीन है ना ही कोई घर है, केवल सच बोलूंगा। अगर आपका मन करे तो ही अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देना। कमाने में मैं सक्षम हूँ, आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा हादसा देखा है कि जीवन के शरीर में मतलब इंसान के शरीर में कुछ भी नहीं है, कभी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो प्रियंका का पिता था वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है इस लड़के की बातों को सुनकर कि बहुत ज्यादा समझदार लड़का है। वो बिना कुछ सोचे इस रिश्ते को तय कर देता है और इन दोनों की शादी कर देता है। धूमधाम से दोनों की शादी होती है। मनोज तिवारी की तरफ से उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि मनोज तिवारी की जिंदगी में कोई और नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर शादी होने के बाद अब ये बहुत अच्छी जगह पर एक घर लेते हैं किराए पर, और दोनों पति पत्नी वहीं से नौकरी करने लगते हैं। मनोज तिवारी अब उस कमरे में नहीं रहता है जिस कमरे में वो शुरुआत में आकर रहता है।
दोनों जने नौकरी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका थी वो सुबह सुबह मतलब घूमने के लिए जाया करती, उसको पहले से ही ये आदत होती है। जहां पर इन लोगों ने घर लिया है वहां पर एक ऐसा पार्क था जिसमें लोग सुबह सुबह घूमा करते। यहाँ पर प्रियंका का डेली का रूटीन था, वो उस पार्क में घूमने के लिए जाती है। जिंदगी बेहतरीन चल रही थी, दोनों नौकरी करते हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और एक अच्छी सोसाइटी में आकर ये लोग रहने लगे थे। यहाँ पर जो प्रिया होती है जब वो डेली घूमने जाती है तो कई बुजुर्ग लोगों से उसकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि देखो हम पड़ोस में रहते हैं तो किसी से प्रणाम भी करते हैं, हेलो हाय करते हैं, तो हमारी जानकारी होनी एक आम बात होती है। प्रिया की उन लोगों से सभी से जानकारी हो जाया करती। सभी बुजुर्ग प्रिया का मतलब इंतजार किया करते कि प्रिया कब आएगी, प्रिया बिटिया कब आएगी, क्योंकि वो सभी को योगा कराया करती और खुद भी वहां पर दौड़ लगाया करती। अब यहाँ पर जो मनोज था वो पूरी रात की नौकरी कर कर आया था तो वो सो जाता है, क्योंकि नाइट थी उसकी, तो वो सो जाता है। और जो प्रिया होती है प्रियंका, वो उठकर सुबह घूमने के लिए निकल जाती है, अपने पति को चाय देती है और खुद मतलब जो भी वो नाश्ता लेती है सुबह सुबह, जो भी पीती है वो लेकर वो घूमने के लिए उसी पार्क में निकल जाती है। अब वहां पर सभी उससे बहुत अच्छे से हंस बोल रहे थे और वो उस पार्क में दौड़ लगा रही थी। तभी वो अपने अंदर एक कमजोरी महसूस करती है और वहां पर वो बेहोश हो जाती है। जब वहां पर वो बेहोश होती है तो उसने सभी को अपने पति का नंबर बता रखा था, घर के पास ही वो पार्क होता है। तभी यहाँ पर वो बुजुर्ग लोग प्रियंका के पति को फोन करते हैं। कई बार में यहाँ पर जो मनोज होता है फोन उठाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि प्रियंका बेहोशी की हालत में है, यहाँ पर मनोज परेशान होकर अपनी पत्नी की तरफ भागने लगता है। पत्नी के पास जाता है और पास जाते ही अपनी पत्नी को गोद में उठाता है। उसे सभी लोग होश में कर रहे थे, लेकिन प्रियंका होश में नहीं आ रही थी। इसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई हल्की सी कमजोरी आ चुकी है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। और प्रियंका बहुत ज्यादा चक्कर महसूस करती है। प्रियंका को घर लिया जाता है। घर जब यहाँ पर मनोज प्रियंका को लेकर आता है तो प्रियंका बहुत कमजोर और बहुत ऐसी लग रही थी कि वो बेड से खुद उठ भी नहीं सकती थी। अब उसे मनोज वॉशरूम कराना, टॉयलेट कराना, सब कुछ मनोज करा रहा था और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो इतनी कमजोरी एकदम से इतने अंदर आ गई और इसको चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि जो प्रियंका थी वो बेड पर लेटी हुई भी ये कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि पूरा घर घूम रहा है। यहाँ पर पूरी रात निकल जाती है। मनोज सोच में पड़ जाता है। पूरे दिन वो इसी राग में था, पत्नी को दिखाना, पूरी रात नौकरी करी थी और रात के वक्त भी वो चिंता में ही रहता है और सोचता है कि नौकरी को पीछे देखूंगा, पहले अपनी पत्नी का ढंग से इलाज कराऊं। और मनोज सुबह होते ही अपनी पत्नी को एक बढ़िया हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहां पर जब उसके चेकअप होते हैं तो एक बहुत बुरी खबर मनोज को मिलती है। मनोज को खबर मिलती है कि तुम्हारी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है। ये दोस्तों बहुत सीरियस बात हो जाती है। इसी की वजह से उसकी पत्नी को बार बार चक्कर आ रहे थे। अब यहाँ पर ना ही तो कोई संतान थी और आप सोच कर देखिए, इतनी जवान अवस्था में ऐसी बीमारी होना एक झंझोर कर रखने वाली बात है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो भी काफी खतरनाक होता है। इसमें डॉक्टर कह देते हैं कि हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब इसके बाद प्रियंका की दवाइयां चल जाती हैं। प्रियंका सोचती है कि अब तो मैं मरूंगी, जीवित नहीं रहूंगी। यहाँ पर प्रियंका के और मनोज के दोस्त इन दोनों पति पत्नी को समझाते हैं, क्योंकि सभी को दुख होता है कि इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रियंका का पति जो मनोज होता है अपनी पत्नी का पूरा साथ देता है, उसे गोद में भरकर हमेशा रखता, क्योंकि प्रियंका दिन पर दिन पतली दुबली और कमजोर होती जा रही थी। उसका एक टाइम था जब उसका ऑपरेशन होना था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि 90% चांस हैं ना बचने के और करीबन 10% चांस हैं इसके बचने से, क्योंकि जहां पर इसका ट्यूमर हुआ है वहां से बचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस फिक्र में जो यहाँ पर मनोज होता है वो भी खाना पीना ढंग से नहीं खाता है। ये दोनों भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन जिंदगी चल रही थी दवाइयों के सहारे। डॉक्टरों ने एक डेट दे दी थी, उस वक्त तक करीबन 15 से 20 दिन निकल जाते हैं और जो प्रियंका थी वो अब लोगों को भूलने शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी आमतौर पर जब ट्यूमर होता है तो इसके जो लक्षण होते हैं वो इंसान भूलने लगता है अपनों को ही। कभी कभी प्रियंका अपने पति को भी भूलने लगी थी। इन सारी चीजों को जो देखकर
मनोज था वो रोने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे ही भूल जाती है, कितनी दुख की बात है। दुख की तो बहुत बड़ी बात है कि आपकी पत्नी आप पे भूल जाए। अब यहाँ पर वो कहती है कि मुझे एक बार भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, अगर तुम मुझे दर्शन करा सको तो। क्योंकि पता नहीं उसे एहसास हो रहा था कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। यहाँ पर पति कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर रखता हूँ गाड़ी में, तुम कैसे मंदिर जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं, आज मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, तुम कैसे भी करके मुझे दर्शन करा कर लाओ। क्या पता जिंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले, क्योंकि कल उसका ऑपरेशन होना था। पति ने सारे पैसे जमा कर लिए थे और प्रियंका को अब वहां पर भोलेनाथ के मंदिर ले जाया जाता है। प्रियंका बहुत ताज्जुब की बात है, अपने पैरों पर खड़ी होकर वहां पर दर्शन करने जाती है और भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन करती है और वहां पर कुछ समय भी बिताती है शांति पूर्वक बैठकर मंदिर में। और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे अभी अपने पति के साथ जीना है, मुझे ये जिंदगी दान में दे दो, क्योंकि मैं इनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं अपने पति मनोज से बहुत प्यार करती हूँ। वो प्रार्थना करती हैं और ये जो घटना हमें बताई गई है ये यहाँ पर प्रियंका ने ही हमें बताई है और बहुत भावुक भरे मन से बताई है। वो रोने लगती हैं जब इस घटना को बताती हैं। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब यहाँ पर ये प्रार्थना करती है और प्रार्थना करने के बाद जिस सर में ट्यूमर था उसी सर को पिंडी पर रखकर कहती हैं कि तू सबके दुख हरता है, क्या मेरे भी दुख हर सकता है। और वहीं से जो प्रियंका होती है उसका जी घबराना शुरू हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। मनोज कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे बस का नहीं है। वो रोते हुए अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता है। गाड़ी में बिठाते वक्त प्रियंका बिल्कुल बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में मनोज जो घर की तरफ जाने की सोच रहा था, क्योंकि ऑपरेशन कल था, लेकिन आज ही उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब से सारी समस्या बताई जाती है। प्रियंका जो बेहोशी की हालत में होती है, जब वो बेहोशी की हालत में होती है तो डॉक्टर कह देते हैं कि ऑपरेशन आज ही करना होगा। यहाँ पर जब डॉक्टर ये बात कहते हैं तो यहाँ पर वो एक पेपर होता है दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो जिंदगी में सबकी में ये पलाते हैं, उस पेपर पर साइन करना होता है। डॉक्टर अपनी तरफ से साफ कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर जब उन पेपरन पर जो यहाँ पर मनोज होता है साइन करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि पत्नी की बात थी। अंदर ले जाया जाता है। अब जैसे ही शुरुआत की जाती है, मशीनें लगाई जाती हैं, ऑपरेशन शुरू नहीं किया था तभी वहां पर जो मशीन लगी हुई होती हैं, जो नब्ज को चेक करती हैं, आपके बीपी, हार्ट की धड़कन, नब्ज, वो बिल्कुल सीधी लाइनें हो जाती हैं। आपने कभी वो मॉनिटर देखा हो तो हॉस्पिटलों में कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, वो सीधी हो जाती हैं। डॉक्टर हैरान खड़े रह जाते हैं कि अब हम इनके घर वालों को क्या जवाब दें, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की और ये इस दुनिया से जा चुकी हैं। डॉक्टर इस चीज को यहीं पर रोक देते हैं। प्रियंका बिल्कुल मर चुकी थी। डॉक्टरों के भी आंखों से आंसू से छलकने लगते हैं। अभी इनकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और ये लड़की अभी से ही इस दुनिया से जा चुकी है। वहां पर जितने लोग काम करने वाले थे अब वो काफी देर सोचते हैं और सोचने के बाद जो प्रियंका होती है उसके पति से कहते हैं कि आपकी पत्नी को हम नहीं बचा पाए, ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ और आपकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वरना वहीं पर थोड़ा सा चीड़ फाड़ करते और कह देते कि हमने ऑपरेशन किया है और पैसे ले लेते, लेकिन डॉक्टर वहां पर अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। जब ये बात मनोज को पता चलती है तो मनोज एकदम से फर्श पर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसे संभालते हैं और बिठाते हैं और वो कहता है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर चेक कीजिए ना, ऐसा नहीं हो सकता, प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं प्रिया के बिना कैसे जीवित रहूंगा, मेरी जिंदगी का आखिरी और पहला सहारा है, मेरे माँ बाप तो इस दुनिया से जा चुके हैं, नहीं डॉक्टर साहब मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी पत्नी जीवित नहीं रही है। सबको ये पता है कि इनकी मृत्यु किस चीज से हुई है। अब आप एक काम करो, डॉक्टर अपने कपड़े उतार देते हैं और वो उस बेड पर मृत पड़ी हुई थी। उसका पति उसके पास जाता है, उसे पूरी को देखता है
उसके कपड़े और थे और वो बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, मानो जैसे एक सफेद उसके होठ भी सफेद हो जाते हैं। उसका पति फूट फूट कर रोता है। वहां पर उससे ये भी नहीं बन रहा था कि किसी दोस्त को बुलाऊं या प्रियंका के माँ बाप को बुलाऊं, क्योंकि प्रियंका के माँ बाप को भी नहीं पता था कि उसका आज ही ऑपरेशन करवाने के लिए ले जाएंगे। वो कल का इंतजार कर रहे थे। तभी वो रोता हुआ प्रियंका के पिता के पास फोन करता है, कहता है कि बाबूजी, प्रियंका की तबीयत बिगड़ चुकी थी और मैं उसे यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आया था, आप पर फोन ही करने वाला था, लेकिन हमारी प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही है। माहौल ऐसा हो जाता है। झट से जो प्रियंका का पिता होता है वो भागा दौड़ा हॉस्पिटल में आता है। माँ आती है, वहां पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। दोस्तों, एक काम होता है जो होता है यहाँ पर पोस्टमार्टम का। अब यहाँ पर इस चीज से घर वाले मना करते हैं, लेकिन तभी जो मॉनिटर प्रियंका को लगे हुए थे, क्योंकि उसका पति उसके पास बैठा हुआ रोता रहता है वहां पर, तभी उसमें कुछ यहाँ पर जो मनोज को है दिखाई देता है। एक नर्स खड़ी हुई होती है। वो ताज्जुब में और हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बहुत जोर से भागती है। जितनी उसमें ताकत होती है, इतनी ताकत से वो डॉक्टर के केबिन की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, जिसको आप अभी मृत कहकर आए हो उसकी धड़कन चल चुकी है, उसके अंदर जान आ चुकी है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। हैरान होते हुए यहाँ पर प्रियंका के पास आते हैं। जब वो प्रियंका के पास आते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अंदर से ऐसी भावना आ रही है कि मुझे भी खुशी सी हो रही है। जब वो उसके पास आते हैं और पास आने के बाद देखते हैं तो मॉनिटर में हार्ट बीट बिल्कुल चल रही थी, बराबर चल रही थी। डॉक्टर खुशी के मारे झूम उठते हैं। जो डॉक्टर बाहर से बुलाया था वो डॉक्टर आ जाता है और यहाँ पर पति को बाहर निकाला जाता है और इस लड़की का अब दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जितनी भी जिंदगी की सर्विस है, जितनी भी हमने नौकरी करी है, आज तक हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हमें देखने को मिला है। डॉक्टर अपने काम पर लगते हैं। माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं। सभी में खुशी की लहर दौड़ उठती है। शायद ये भगवान का चमत्कार था या कोई उस जीवन का लेखा जोखा था। इसके बाद प्रिया का ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों, प्रिया का ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता है और डॉक्टर यहाँ पर जो मनोज होता है उससे कहता है कि तुम्हारी जो प्रार्थना थी ऊपर वाले ने सुन ली। हमारी जिंदगी का ये पहला ऐसा केस है जो हमने ऐसा देखा है, करीबन जो मरीज 2 घंटे के बाद जीवित हो उठा, ऐसा हमने आज पहली बार देखा है। मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। मशीन में बिल्कुल ये डेड आ चुकी थी। ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर भी हैरान और परेशान उस ऑपरेशन को करने के बाद आपस में बातचीत करते हैं कि सच में ही उस ऊपर वाले की शक्ति है। दोस्तों, इसके बाद जो प्रिया के परिवार में लहर दौड़ी थी वो बहुत खुशी की लहर होती है, क्योंकि ट्यूमर निकल चुका था और प्रिया खतरे से बाहर थी। वो कहते हैं कि ऑपरेशन करते वक्त भी हमें बिल्कुल चांस नहीं था कि ये बच सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल खतरे से बाहर हैं और प्रिया करीबन 8 दिन के बाद एक सही नॉर्मल पोजीशन में आती है, मतलब एक सही लड़की दिखने लगती है। प्रिया की जब आंखें खुलती हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था इधर उधर की बातें सोचने के लिए, लेकिन तभी उसका पति कहता है कि शायद भगवान ने तेरी सुनी है, तू ऐसे लौट कर आई है, तुमने मेरी जिंदगी में कमाल कर दिया। मैं अब तुमसे ज्यादा भक्ति करूंगा, क्योंकि प्रिया बहुत भक्ति किया करती। क्योंकि जो प्रियंका परिवार को बताती है, दोस्तों, इसको प्रिया भी कहा जाता और प्रियंका भी कहा जाता। अब यहाँ पर जो प्रियंका परिवार को बताती है, परिवार भी हैरान हो जाता है। प्रियंका कहती है कि जब मैं मंदिर में जो भोलेनाथ थे उनकी पिंडी पर अपना सर रख रखा था, तभी मुझे चक्कर से आने लगते हैं और 2 व्यक्ति मुझे दिखाई देने लगते हैं। 2 व्यक्ति मेरी गाड़ी में भी मेरे तेरे साथ बैठे हुए थे। मैं तुमसे कहने की कोशिश करती हूँ कि ये 2 व्यक्ति हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। वो 2 व्यक्ति अब वहां पर पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल में मेरे ऑपरेशन की तैयारी की जाती है तो उनमें से एक व्यक्ति हंटर चलाता है, जिससे मेरी जो आत्मा थी शरीर से दूर हो जाती है। क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब चीज को जानती हूँ। मैं अपने शरीर को देखती हूँ और डॉक्टर वहां पर हैरान खड़े रह जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। वो मुझे
ऊपर ले जाते हैं। कुछ कदम रखने के बाद ही, कुछ अंधेरे के बाद ही मैं ऐसी जगह पर पहुंच जाती हूँ जो जमीन तप रही थी, आग की तरह जल रही थी। नदी के पास भी पहुंचती हूँ जो नदी खून से भर रही थी। वहां पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और मैं उन्हें देखकर परेशान हो रही थी और मैं बहुत घबराती हूँ और मुझे वहां तक भी तुम याद रहते हो, लेकिन धीरे धीरे मेरी याद मिटती जा रही थी। उसके बाद जिन लोगों ने एक हंटर मारकर मुझे ऐसे अपने शरीर से अलग किया था, वो लोग मुझे वहां पर ले जाते हैं। वहां पर ले जाने के बाद जहां पर बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, एक व्यक्ति जो किताब में काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा सा व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उनकी तरफ मुझसे देखा भी नहीं जाता है। तभी यहाँ पर जो किताब वाला व्यक्ति है वो कहता है कि महादेव का आदेश है, इसे अभी नहीं रख सकते। अब महादेव के आदेश के आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपनी फरियाद वहां पर जाकर लगाई है। ये बात बहुत नोट करने वाली है और बहुत हैरान करने वाली है। तभी यहाँ पर जो तेजवान व्यक्ति सामने बैठा था, उन्होंने कहा कि वो तो देवों के देव हैं, कालों के काल हैं, उसकी वाणी को हम कैसे टाल सकते हैं, उनकी बात को हम नहीं टाल सकते। इस जीवात्मा को हमें दोबारा जमीन पर भेजना पड़ेगा और इसे और वक्त अपने पति के साथ जीना होगा। दोस्तों, उसकी फरियाद सुनी गई थी, उसकी प्रार्थना भोलेनाथ ने सुनी थी, जहां से वो एक साक्ष्य बनकर वापस लौट कर आती है। और जब यहाँ पर जो दूत उसे लेकर आए थे, यहाँ पर चित्रगुप्त के चेहरे की तरफ वो लड़की देख भी नहीं पाती है और यमराज की तरफ भी नहीं देख पाती है। और यमराज और चित्रगुप्त खुद उसे यमदूतों से लेकर वो एक शांति प्रिय इंसान बनते हैं और इस लड़की को भोलेनाथ जो महादेव हैं, देवों के देव हैं, उसके आदेश पर खुद इसके शरीर तक इसको छोड़ने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और नोटिस करने की बात है। आज तक हमने ऐसी कहानी या ऐसी घटना आप लोगों को नहीं सुनाई है। यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो बताती है कि यहाँ तक जो चित्रगुप्त जी थे, जो यमराज थे, वो यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद मैं एहसास करती हूँ, मैं उनके साथ आई थी बाकायदा, और मैं अपने शरीर के ऊपर लेटती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि मेरे हाथ को तुम अपने हाथों में लेकर रो रहे थे। और उसके बाद की कहानी मैंने पूरी आपकी सुनाई थी आपको। तो यहाँ पर अगर सच्चे मन से मांगी हुई प्रार्थना अगर आप मांगते हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वो पूरी जरूर होकर रहती है। ये लड़की बताती है कि वहां पर लोग किधर रहे थे, लोगों को दो हिस्सों में चीरा जा रहा था, यहाँ पर खाई में लोगों को फेंका जा रहा था, उस खून से भरी उबलती हुई नदी के अंदर लोगों को डाला जा रहा था। ये सब कुछ वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा, से लोगों को इस तरह से देखा था। लेकिन जब आते वक्त मैंने देखा तो मैंने वहां पर एक बहुत अच्छी खूबसूरती भी देखी और मुझसे खुद यमराज जी ने कहा था कि तुम एक नेक आत्मा हो, केवल थोड़े से कर्तव्य तुम्हारे गलत हो रहे हैं जिन्हें तुम सुधार कर एक अच्छी आत्मा बन सकती हो और इस मृत्यु और जन्म से छुटकारा पा सकती हो। मुझे ये संदेश भी वहां से मिला है और तभी मुझे जीवन दान दिया गया है। इन सारी बातों को सुनकर वो परिवार वाले बहुत ज्यादा ताज्जुब से में आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, उनको समझ में ही नहीं आ पाता है। दोस्तों, ये सारी बातें जानकर सभी लोग वहां पर महादेव के जयकारे लगाते हैं और सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ये लड़की जो मुंबई में रह रही है, आज भी जीवित है। ये भावुक हो पड़ती हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। हो सकता है आपकी मृत्यु भी टल सकती है अगर आप अच्छे कर्म करें और अच्छे दिल से रहें। दोस्तों, ये स्टोरी हमने उनकी आपको बताई और उन्होंने हमें बताई। अब आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? क्या ऐसा हो सकता है? सच में ही जो आस्था रखने वाले लोग होते हैं, जिनका प्रभु पर विश्वास होता है, उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर ये घटना समाप्त हो जाती है। इससे आपने क्या सीख ली है उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और जरूर से इस पर विचार करना कि हमें क्या करना है जिंदगी में,
क्या बनना है? हमें वो बनना है जो खौलती हुई नदी में तैर रहे थे, हमें वो बनना है जो तपती हुई जमीन, जो लावे जैसी जमीन थी उस पर चल रहे थे, या हमें वो बनना है जो पहाड़ी पर ले जाकर उन्हें गिराया जा रहा था वो फिर भी नहीं मर रहे थे, या हमें वो बनना है जहां पर यमराज भी हमारे सामने एक ऐसे बनकर आम इंसान खड़े थे कि जो हमें बहुत अच्छे से सीख दे रहे थे। आपको क्या बनना है और क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप इसे क्या समझते हो। अब दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इससे आप जो भी सीख लेते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हम ऐसी ही रोचक स्टोरी आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। पहला नाम है राजू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा नाम है अनीता शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिमला दलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजा सिंह जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। केबी लामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीना शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू सिंह जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेणु शर्मा, सुकंतला जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमेश चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। रूपा साहू, रंजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, हमारी बहन हरियाणा से, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दोस्तों सरिता राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने, यहाँ पर ये बुजुर्ग महिला है जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं और इनके कमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी आईडी से हमने ये उठाया है। जाने अनजाने इनकी आईडी का नाम है। नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर सिंह जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। निशा रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। सालवी ठाकुर जी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत अच्छी राय होती है। कालू राम जी, हमेशा इनकी शिकायत रहती है कि कालू राम जी कहते हैं कि आप हमारा नाम कभी भी नहीं लेती, तो कालू राम जी आज आपका नाम लिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो कि आप राजस्थान से हैं, आपका नाम लिया गया है। जसवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। शाम की ही वीडियो में हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।